तो भाई आज वो समय आ गया है कि सबसे डिबेटेबल क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। क्या आपको रो में फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए या आपको जेपीईजी में खींचनी चाहिए? इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको रो या जेपीईजी कौन से फॉर्मेट के अंदर फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए। Get the basics right. हेलो एंड वेलकम टू द फोटो बेसिक्स चैनल। माय नेम इज़ निष्काम भाटिया। और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है जो कि है कि कौन से फॉर्मेट में फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए, रो के अंदर या जेपीईजी के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ ट्यूटोरियल दूंगा, इन डेप्थ डिफरेंसेस बताए जाएंगे कि आपको कौन सी फॉर्मेट के अंदर फ़ोटोज़ को खींचना चाहिए, रो वर्सेस जेपीईजी। लेकिन उससे पहले आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन से फॉर्मेट में अभी फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। क्या आप रो में खींच रहे हैं, क्या आप जेपीईजी में खींच रहे हैं, या फिर आप दोनों का इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो भाई लड़ाई करवा के देखी जाएगी और एक तरफ हमारे साथ मैदान में है रो और दूसरी तरफ है जेपीईजी। और दोनों में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन नहीं है। कैसे, देखते हैं अभी इस वीडियो के अंदर। तो गाइस, रो वर्सेस जेपीईजी को समझने के लिए किचन से मैं एक आलू चुरा के ले आया हूँ। क्या क्या नहीं करना पड़ता आपको समझाने के लिए, लेकिन पूरा समझेंगे, अच्छे से समझेंगे और इन डेप्थ समझेंगे कि कैसे काम करते हैं रो और जेपीईजी। तो ये मेरे पास आलू है। अब ये समझ लीजिए कि आपकी रो फाइल है। अब इस आलू से मैं हज़ारों चीज़ें बना सकता हूँ, हज़ारों डिशेस बना सकता हूँ। मैं आलू की सब्ज़ी बना सकता हूँ, आलू के परांठे बना सकता हूँ, मैश्ड पोटैटोज़ बना सकता हूँ और भी बहुत सी चीज़ें जो आप, यानी कि मैं अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अपने इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाल करके जो जैसा मुझे टेस्ट पसंद है उस हिसाब से मैं इस आलू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेम इसी तरह से ही आपकी रो फाइल होती है। अब रो फाइल क्या है? एकदम कच्ची फाइल है, एकदम अनप्रोसेस्ड फाइल है, अनकुक्ड फाइल है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसके अंदर कलर टोन्स चेंज कर सकते हैं, आप उसके अंदर ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, आप उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, क्लैरिटी, शार्पनेस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे कि ये तो आप जेपीईजी के अंदर भी कर सकते हो, जेपीईजी में भी तो फाइल एडिट हो जाती है। लाइट रूम के अंदर आप जेपीईजी को लेकर जाओ, उसमें भी आप फाइल एडिट कर सकते हो। लेकिन उसमें एक डिफरेंस है। अब मान लीजिए मैंने इस आलू का बना लिया आलू का परांठा। अब आलू के परांठे से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाओगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप उसमें रोल बना पाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। आलू के परांठे को आप आगे किसी डिशेस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह से ही जेपीईजी फाइल है। जेपीईजी फाइल एक्चुअल में क्या है कि आपकी जो कैमरा ने ऑलरेडी प्रोसेस कर दी है आपके लिए फाइल्स। आप कैमरा के अंदर जो पिक्चर स्टाइल रखते हैं, मान लो आपने न्यूट्रल रखा, फेथफुल रखा, मोनोक्रोम रखा या फिर स्टैंडर्ड रखा, पोर्ट्रेट रखा, जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग पिक्चर स्टाइल रखा। अगर आपको नहीं पता है कैसे रखते हैं तो अपने कैमरे का मैनुअल जाके जरूर देखना, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि पिक्चर स्टाइल आपके कैमरा में किस तरह से रखा जाता है। अब जो वो पिक्चर स्टाइल है वो अपने अकॉर्डिंग कैमरा के प्रोसेसर के अकॉर्डिंग आपकी इमेज की प्रोसेसिंग करता है। अगर आप उसको जेपीईजी पे क्लिक करते हैं तो जेपीईजी पे क्लिक करने के बाद वो अपने अकॉर्डिंग जो आपने कैमरा सेटिंग्स रख रखी होती है, मान लो आपने कोई शार्पनेस ज़्यादा रखी है, आपने सैचुरेशन ज़्यादा रखी है, कलर टोन्स कम रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक इमेज तैयार करके देता है। तो उस जेपीईजी और रो के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है एडिट करते टाइम? अब थोड़ी चलते हैं टेक्निकलिटीज़ के अंदर। तो दोस्तों, जो जेपीईजी फाइल होती है वो 8 बिट की होती है, यानी कि उसके अंदर RGB कलर्स, जो कि आप डिजिटल किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, आपको RGB रेड, ग्रीन और ब्लू 3 प्राइमरी कलर्स के कॉम्बिनेशन से ही एक इमेज दिखती है। अगर आप अभी मुझे भी देख रहे हैं तो इसमें भी RGB के कलर का मिक्सचर है, जिसकी वजह से आपको ये इमेज दिख रही है। अब जो जेपीईजी फाइल का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर RGB के कलर्स जो होते हैं 256, 256, 256 ईच होते हैं। मतलब रेड का 256, ग्रीन का 256 और ब्लू का 256। अभी 256 है रेड, ग्रीन और ब्लू की शेड्स, मतलब डार्क रेड हो सकता है, लाइट रेड हो सकता है, ब्राइट रेड हो सकता है, मैरून हो सकता है। इस तरह से ग्रीन और ब्लू की भी इस तरह से काफ़ी सारी शेड्स इसके अंदर है 256। यानी कि जिसका मतलब है कि मेरे पास जो जेपीईजी फाइल के अंदर 8 बिट फाइल के अंदर जो टोटल कलर्स मिलते हैं मुझे, वो मिलते हैं 16 मिलियन कलर्स। लेकिन वहीं पे जब हम बात करते हैं रो फाइल की, तो रो फाइल 2 टाइप की होती है, 12 बिट की और 14 बिट की। और आजकल कुछ कैमरास के अंदर 16 बिट की फाइल भी आ रही है। तो जो 12 बिट में जो कलर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं 8 बिट के अकॉर्डिंग। यानी कि जो 12 बिट में हमें कलर्स मिलते हैं वो टोटल 68 बिलियन कलर्स मिलते हैं।
16 मिलियन से 68 बिलियन, यानी आपके पास कितने सारे कलर्स को चेंज करने के ऑप्शंस होते हैं रो फाइल के अंदर। अब इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ, मुझे भी पता है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बिट वगैरह चल रहा है सब कुछ, तो मैं इसको आसान भाषा में समझाने के लिए आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। अब उसके लिए हमें चलना पड़ेगा फिर से हमारे आलू की तरफ। अब मान लो आपके पास 1 किलो की थैली है आलू की और आप उसमें 2 किलो आलू डालने की कोशिश करते हो, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके आलू हैं आधे से ज़्यादा बाहर गिर जाएंगे, बिकॉज उस थैली का उतना साइज़ नहीं है। ठीक उसी तरह से ही हमारी जो JPEG फाइल होती है उसमें होता है, अगर हम उसमें एक्स्ट्रा कलर्स या एक्स्ट्रा हम एक्सपोजर या एक्स्ट्रा कंट्रास्ट डालने की कोशिश करते हैं एडिटिंग के थ्रू, तो उसमें बेंडिंग दिखाई देती है। अब बेंडिंग क्या होता है? बेंडिंग एक तरह से आप किसी चीज़ को जब ओवरफ्लो कर देते हो, किसी चीज़ को ज़्यादा कर देते हो, जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो किसी इमेज के अंदर से, तो वो एक तरह से आपको लाइंस दिखाता है इमेजेस के अंदर, तो जो आपकी काफ़ी अच्छी भी नहीं लगती है इमेज में। तो उसका मतलब यही होता है कि आपके पास कलर्स कम है एडिट करने के लिए, लेकिन आप उसमें ज़्यादा एडिटिंग, ज़्यादा कलर्स इनपुट कर रहे हो। तो उससे बचने के लिए क्या चाहिए हमें? अब मान लो मुझे 2 किलो आलू को डालना है थैली के अंदर, तो मुझे कम से कम 2 किलो की थैली तो चाहिए ही चाहिए, और या फिर उससे बड़ी भी। ठीक उसी तरह से हमारी रो इमेज भी काम करती है। अब मान लो रो इमेज के लिए फॉर एग्जांपल आलू वाला एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो मैंने ले ली है 4 किलो की थैली और उसमें मैंने डाल दी है 2 किलो के आलू। ये हमारी रो इमेज की बात कर रहे हैं हम। तो अब जब 2 किलो आलू डाल दिए, उसमें अभी भी 2 किलो स्पेस का बचा है, तो उसके लिए मैं जब इनपुट करूंगा, उसके अंदर कलर्स लेके जाऊंगा एडिटिंग के टाइम पे, इमेज एडिटिंग करूंगा, तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहेंगे कलर्स को एनहेंस करने के, या फिर जो मेरा एक्सपोजर है उसको एनहेंस करने के। अब अगर आप मान लो किसी इमेज को थोड़ी लो लाइट के अंदर क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने ये की, अब सेम इमेज आप JPEG में क्लिक करते हो, तो मेरे पास साइड बाय साइड रो और JPEG दोनों इमेजेस हैं। अब अगर मैं रो फाइल का जो एक्सपोजर है उसको इंक्रीज करूंगा, तो मुझे ये कुछ इस तरह का आउटपुट देगा। वहीं पे अगर मैं JPEG का इंक्रीज करूंगा, तो मुझे इसके अंदर बेंडिंग दिखेगी, जो कि जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था आलू की थैली वाला, कि कलर्स हमारे पास, इंफॉर्मेशन हमारे पास कम होती है फाइल के अंदर, इस वजह से जो है बाहर गिरने लगते हैं कलर्स, या जो भी एक्सपोजर हम इंक्रीज करते हैं वो हमें साफ साफ रिजल्ट दिखाई देने लगता है इमेज के ऊपर कि हाँ इस इमेज से कुछ छेड़छाड़ की गई है। द नेक्स्ट एडवांटेज जो रो इमेज क्लिक करने की है कि आपके पास एज अ फोटोग्राफर प्रूफ रहता है कि वो आपकी खींची हुई फोटो ही है, क्योंकि उसके अंदर रो डेटा है, उसके अंदर एक तरह से लोकेशन टैग्स हैं, उसके अंदर आपकी कैमरा की प्रोफाइल है, कौन से कैमरा से क्लिक की गई है, किस टाइम पे क्लिक की गई है, तो पूरा जो मेटा डेटा रहता है रो फाइल्स के अंदर, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं इमेज पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के अंदर जाके कि क्या क्या सेटिंग्स या क्या क्या कैमरा लोकेशंस पे आपने कौन सी जगह पे जाके आपने इस फोटो को कैप्चर किया था। अब चलते हैं JPEG की एडवांटेजेस की तरफ। JPEG की कोई एडवांटेज नहीं है, लेकिन कमेंट्स में लिखने से पहले कुछ भी मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, जो कि सच भी है काफ़ी हद तक, कि जो JPEG है उसका जो फाइल साइज़ है वो काफ़ी कम होता है। दूसरा, JPEG ज़्यादा फास्ट क्लिक कर सकते हैं हम एज़ कम्पेयर टू रो। तीसरा, JPEG काफ़ी इजी टू हैंडल है फॉर बिगिनर्स। ये 3 एडवांटेजेस हैं, बट नॉट एक्चुअली। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। अब पहली चीज़ पे चलते हैं, जो कि है हमारा फाइल साइज़। हम लोग आज के टाइम पे 2020 के अंदर जी रहे हैं, और फाइल साइज़ को मतलब उतना ज़्यादा मेरे ख्याल से मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है पर्सनली, क्योंकि आप इजीली 64 GB 64 GB तक का कार्ड इजीली परचेज़ कर सकते हो 500-600 के बीच में, और अच्छा हाई स्पीड कार्ड आपको मिल जाएगा 95 Mbps तक, जो कि रो इमेजेस क्लिक करने के लिए सफिशिएंट है। देन उसके बाद आपके पास में काफ़ी फ्री क्लाउड स्टोरेज भी मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से जो स्टोरेज का उतना इशू है वो नहीं होना चाहिए कि रो फाइल के अंदर आपका जो स्टोरेज है वो बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टोरेज का 2020 के अंदर कुछ एक तरह से ध्यान में रखते हुए JPEG पे क्लिक करना टोटली वेस्ट है। मतलब आप JPEG तो यार मोबाइल पे क्लिक कर सकते हो, आप इसके अंदर क्यों आए? JPEG ही क्लिक करना है। आप सिर्फ अगर ब्लर करने के लिए बैकग्राउंड को ही अगर आपने कैमरा चूज़ किया, तो फिर क्या ही फ़ायदा उस चीज़ का। उसके बाद मैंने दूसरा जो एडवांटेज जो कि सब लोग सोचते हैं, वो मैंने बताया कि जो JPEG फाइल है उसका जो बर्स्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है रो फाइल से। मतलब अगर मैं कंटिन्यूस शूटिंग में क्लिक करके रखता हूँ, तो जो रो फाइल है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेसिंग होती है, और JPEG के अकॉर्डिंग JPEG फास्ट प्रोसेसिंग में आती है। तो अगर कुछ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को क्लिक करना है, तो आप JPEG के थ्रू इजीली क्लिक कर पाएंगे, जो कि अगेन बिल्कुल सच है।
लेकिन वो चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। अब वो चीज़ कहाँ काम आती है? अब पहले तो ये चीज़ समझते हैं कि ऐसा होता किस लिए है कि रो फाइल जब हम क्लिक करते हैं तो वो स्लो टाइम क्यों लेती है जेपेग के मुकाबले। तो आपके कैमरा के अंदर एक छोटा सा बफर सिस्टम होता है जो कि कार्ड में इमेजेस भेजने से पहले कैमरा के अंदर स्टोर होती है। जब आप इमेज क्लिक करते हैं तो कैमरा आपके कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए इमेजेस को स्टोर करके रखता है। अब उस जो बफर का साइज़ है वो जितना बड़ा होगा उस हिसाब से ही आपकी उतनी इमेजेस आप कैप्चर कर सकेंगे जल्दी से। तो अब मान लीजिए मैं एक 18 MB की या 20 MB की फॉर एग्जांपल रो फाइल को कैप्चर कर रहा हूँ, 6-7 फाइल्स या 6 FPS है, 7 FPS है मेरा कैमरा, तो मैं लगातार कंटिन्यूस शूटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ 6-7 फाइल्स एक साथ। तो क्या होगा कि बफर जो है मेरा मान लो सिर्फ 50 MB का, फॉर एग्जांपल 50 MB का बफर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 2 या 3 इमेजेस आ पाएंगी क्लिक करने के लिए। उसके बाद जब वो कार्ड में जाएगी तो वो थोड़ी प्रोसेसिंग करेगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, कार्ड में भेजेगा, उसके बाद में ही आपको बफर खाली होने के बाद में ही आप अगली इमेजेस को क्लिक कर पाएंगे। तो मैं किस लिए कहता हूँ कि आपको कार्ड्स जो है हाई स्पीड लेने चाहिए, उसका रीज़न यही है, इतनी ज़्यादा आपकी कार्ड की जो स्पीड है वो हाई होगी, उससे क्या होगा कि आपका जो बफर है उतना ही जल्दी खाली हो पाएगा। तो जितना जल्दी बफर खाली होगा आपका, उतनी जल्दी ही आप इमेजेस को ज़्यादा इजीली क्लिक कर पाएंगे कंटिन्यूस शूटिंग मोड पे। तो जितने भी स्पोर्ट्स फोटोग्राफर्स हैं या फिर वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं या फिर आपके वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, ये सब हाई स्पीड कार्ड्स को ही कैरी करते हैं अपने साथ में। इसका रीज़न क्या है कि जितना हाई स्पीड कार्ड है उतना ही बफर आपका जल्दी खाली होगा और उतनी ज़्यादा इमेजेस आप क्लिक कर पाएंगे। तो दूसरा भी मैंने आपका मिथ क्लियर कर दिया कि आप कंटिन्यूस शूटिंग नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आपके पास में स्लो कार्ड है, तो स्लो कार्ड की जगह अगर आप हाई स्पीड कार्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आप भी कंटिन्यूस शूटिंग जो है काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। अब एक आखिरी जो लोग कहते हैं कि जेपेग जो है ईजी टू हैंडल होता है बिगिनर्स के लिए, जो कि बिल्कुल सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जेपेग इजी टू हैंडल है बिगिनर्स के लिए। लेकिन अगर आप फोटोग्राफी के लिए सीरियस हैं, अगर आप फोटोग्राफी में आगे करियर बनाना चाहते हैं, फोटोग्राफी में कॉम्पिटिशन्स करना चाहते हैं, फोटोग्राफी में एक नाम कमाना चाहते हैं, तो आपको एक ना एक टाइम पे जाके रो फाइल्स को एडिट करना सीखना ही पड़ेगा। तो उसमें आप अगर भाग रहे हैं उस चीज़ से कि मैं जेपेग ही ले लेता हूं क्योंकि जेपेग जो है एडिट करने में आसान होती है, हैंडल करने में आसान होती है, स्टोरेज साइज कम होता है, ये सब सोच के अगर आप जेपेग पे क्लिक कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको रो पे अभी स्विच कर जाना चाहिए अगर आप फोटोग्राफी को एज अ सीरियस प्रोफेशन लेके चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सिर्फ अमेज़ोन पे इमेज अपलोड करनी है या इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है, या उन्हें फटाफट प्रिंट्स चाहिए इमेजेस के, जो कि इतना सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं फोटोग्राफी को इतना। बहुत से लोग टूरिस्ट हैं जो कि सिर्फ अपनी मेमोरीज कैप्चर करना चाहते हैं, नहीं देखना चाहते कि रो इमेजेस को किस तरह से एडिट करना है। तो आप सिर्फ जेपेग ही कैप्चर कीजिए, आपके लिए बिल्कुल सही है जेपेग कैप्चर करना, क्योंकि एट दी एंड जेपेग आपको कहीं भी अपलोड करने में आसानी रहेगी। आप उसको इजीली प्रिंट करवा सकते हैं, आप उसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू। तो जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है रो एडिटिंग का, इमेज एडिटिंग का, वो सब सिर्फ जेपेग कैप्चर कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का ऑप्शन भी है जहाँ पर आप चाहते भी है कि रो इमेज की एडिटिंग हो और जहाँ पर आप उसको ईजी टू शेयर भी बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन आता है रो प्लस जेपेग, दोनों की दोनों इमेजेस एक साथ आप क्लिक कर सकते हैं। मतलब जब आप एक इमेज क्लिक करेंगे तो आपका जो कैमरा है उसको डायरेक्ट कार्ड में भी भेजेगा एज अ रो फाइल, और उसके साथ में एक जेपेग फाइल में कन्वर्ट करके जो आपकी कैमरा की सेटिंग्स होंगी स्टैंडर्ड या प्रोफाइल, जो पिक्चर प्रोफाइल होगी उसके अकॉर्डिंग आपका कैमरा उसको प्रोसेस करके एज अ जेपेग फाइल भी उसको आपके कार्ड के अंदर भेज देगा। तो आप दोनों को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सब मैंने बहुत से फोटोग्राफर्स को करते हुए देखा है। अब जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर है, जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर है या जो फोटो जर्नलिज्म के अंदर है, वो लोग क्या करते हैं, रो प्लस जेपेग पे कैप्चर करते हैं, रो फाइल्स रखते हैं वो अपने फ्यूचर काम को दिखाने के लिए, अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए, जिसे आप अपने हिसाब से वो एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो जेपेग फाइल्स हैं उन्हें फटाफट अपलोड करनी होती है। मान लो किसी की रैली हुई, मान लो कोई इंसिडेंट हुआ, अब वो इमेजेस जल्दी से जल्दी जो पब्लिशिंग कंपनीज है वो दिखाना चाहती है अपने ऑडियंस को। उसमें जो फोटोग्राफर्स है उसकी प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी इमेजेस जो है उठाकर पब्लिशिंग कंपनी तक पहुंचा पाऊँ। तो वो जो जेपेग फाइल्स है वो उनको दे देते हैं, रो फाइल्स अपने पास रखते हैं, उसको एडिट करके देखते हैं बाद में। तो उनके लिए भी ये ऑप्शन बेस्ट है और मैंने खुद ने देखा है ये सब चीज़ों को करते हुए लोगों को। तो मेरी अभी तक की वीडियो से आपको ये जरूर समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा इमेज फॉर्मेट में कैप्चर करना चाहिए।
अगर आपके किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप मुझे अगला टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, जिन्हें मैं पढ़ के आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सोल्व आसानी से कर पाऊंगा। और अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक पहुँचाना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी हद तक आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा रो और जेपेग के बीच के। तो अब आप लोग डिसाइड करिए रो और जेपेग में से कौन सा जीता आपके अकॉर्डिंग, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग, आपको क्या करना चाहते हो, आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, किस तरफ जाना चाहते हो, उस हिसाब से आप चेक कीजिए कि आपको रो कैप्चर करना चाहिए या जेपेग कैप्चर करना चाहिए। तो इस डिसीजन को मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। सो गाइस, दिस वाज इट। माय नेम इज निष्काम भाटिया और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में ठीक इसी तरह की रो इन्फॉर्मेशन के साथ में, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।